गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में मांग की लोच को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन रीति से मांग की लोच को कैसे मेजर किया जाता है उसको देखा था, और दूसरा हमने ये देखा था कि मार्शल की कुल व्यय रीति से मांग की लोच को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन रीति में ये स्पष्ट हुआ था कि मांग की लोच 0 to ∞ होती है, और मार्शल की कुल व्यय रीति में हमने ये देखा था कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय उसका बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, कुल व्यय समान रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसका कुल व्यय घटता है या कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ कुल व्यय बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। ये चीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मांग के लोच की मापने की जो दो अन्य विधियां हैं, जिसमें मांग की चाप लोच और मांग की बिंदु लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मांग की चाप लोच क्या होती है। अगर ये थर्ड मेथड है चाप लोच, ये तो देखिए, अगर मान लीजिए कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप अगर हम मांग की लोच उसमें निकालते हैं तो उसको मांग की चाप लोच की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, मान लीजिए ये मांग वक्र है हमारा, ये डिमांड कर्व डी, प्राइस है P1, क्वांटिटी है Q1। प्राइस घटकर P0 हो जाती है, क्वांटिटी बढ़कर Q2 हो जाती है, और संतुलन बिंदु A से B पर चला जाता है। तो A से B तक अगर हम मांग की लोच निकालेंगे तो इसको बोलेंगे चाप लोच। देखिए, ये क्लियर है। मांग की चाप लोच उस समय निकालनी है जब कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन हो। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपए की है और 10 रुपए 10 पैसे की हो गई, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, तो हम चाप लोच नहीं निकालेंगे। पर 10 रुपए की वस्तु 15 रुपए की हो गई है, या 10 रुपए की वस्तु 12 रुपए की हो गई है, या 20 रुपए की हो गई है, यानी कीमतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो, यानी 10% से ज्यादा परिवर्तन हो, 20% हो, 50% हो, तो ऐसी स्थिति में हमको चाप लोच निकालनी है। तो देखिए, चाप लोच निकालने के लिए क्या करना है। इसके लिए 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड, प्रथम विधि, इसको मैं लिख रहा हूं। प्रथम विधि में चाप लोच निकालने के लिए अपने को क्या करना है, मांग की चाप लोच P/Q डेल्टा Q/डेल्टा P, या इसको आप लिख सकते हैं P/X डेल्टा X/डेल्टा P, कुछ भी लिखिए। अब देखिए, मैं क्वेश्चन लेके इसको हल करता हूं किस प्रकार से चाप लोच होती है। मान लीजिए हमारे पास जो कीमत दे रखी है, पहले किसी चीज की कीमत थी 10 रुपीज और मांगी जाने वाली मात्रा थी 100। कीमत घटकर 8 रुपीज हो जाती है, ये 120 हो जाती है। तो हम चाप लोच देखेंगे। मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो अब देखिए, A to B चाप लोच, A से B बिंदु पर अगर मैं चाप लोच निकाल रहा हूं तो देखिए, चेंज इन प्राइस, अभी प्राइस है 8 रुपीज, पहले थी 10 रुपीज, तो प्राइस में चेंज हुआ 2। चेंज इन क्वांटिटी देखेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी अभी 120 खरीदी जाती, पहले 100 खरीदी जाती थी, ये होता 20। ओके, तो अभी हम देखेंगे तो मांग की चाप लोच होगी P/Q डेल्टा Q/डेल्टा P। तो यहां देखिए, P का मान है 10 रुपीज, उस समय क्वांटिटी थी 100। चेंज इन क्वांटिटी आया 20, चेंज इन प्राइस तो आया -1। तो यहां मांग की चाप लोच आई -1। कब? जब A से हम B पर जाते हैं। अगर हम B से A पर जाते हैं, B से A पर जाते हैं, तो देखिए, इसको थोड़ा समझने की बात है। B to A, तो B से A पर चेंज इन प्राइस अभी 10 रुपीज है, पहले 8 रुपीज था, तो चेंज हुआ 2 रुपीज का। अभी 10 रुपीज है, क्योंकि देखिए, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अगर हम B से A पर जाते तो ये फर्स्ट है, सेकंड है। और चेंज इन क्वांटिटी अभी 100 है, पहले 120 था, तो -20। तो यहां मांग की लोच होगी P/Q डेल्टा Q/डेल्टा P। तो हमको यहां क्या लिखना पड़ेगा, P की वैल्यू लिखेंगे हम। P की वैल्यू हमारी होगी 8, Q की वैल्यू 120, चेंज इन क्वांटिटी माइनस का 20, चेंज इन प्राइस 2, ये लिखेंगे हम। तो ये आएगा आपका माइनस का 0.667। तो यहां देखिए, प्रथम मेथड से हम अगर निकालते हैं तो
अगर हम ए से बी पर जाते हैं तो मांग की लोच -1 आती है, और अगर बी से ए पर जाते हैं तो मांग की लोच -0.667 आती है। क्योंकि इसमें दोनों मेथड से ए टू बी पर निकालने पर लोच अलग आती है, बी टू ए पर निकालने पर लोच अलग आती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाता है। तो हम देखिए दूसरा मेथड यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको एक कैलकुलेट करके बताया कि प्रथम विधि में क्या प्रॉब्लम है, तो हमने फिर अब उसको दूसरी मेथड को यूज करना है। तो दूसरा मेथड क्या है उसको आप समझेंगे कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमने इस फर्स्ट मेथड के बाद में देखिए द्वितीय विधि। द्वितीय विधि में मान की लोच कैसे निकालते हैं, तो द्वितीय विधि के मान की लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, P1 बटे X1 या Q1 हमने लिया था Q1 डेल्टा Q बटे डेल्टा P। अब देखिए P1 में क्या है, P1 इसमें ये ध्यान रखना है P1 बराबर स्मॉल प्राइस और Q1 बराबर स्मॉल क्वांटिटी। तो यहां देखिए P1 स्मॉल प्राइस है 8, ओके, स्मॉल क्वांटिटी 100, चेंज इन प्राइस आपका हुआ 2 और चेंज इन क्वांटिटी 20। देखिए प्लस मांग की लोच में अगर साइन नेगेटिव नहीं भी है तो मांग की लोच हमेशा नेगेटिव ही होगी, इसलिए मैंने 2 और 20 ले लिया। इसमें एक माइनस का होगा तो पूरा माइनस का होगा, पर आप ये ध्यान रखिए कि जब भी मांग की कीमत लोच की बात होती है तो वह नेगेटिव ही है। अगर आपने साइन यूज किया है तो भी ठीक है, नहीं भी हुआ तो मांग की लोच का जो मान आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट किया तो आया माइनस का 0.8, या हमने माइनस यहाँ लिखा नहीं है, नहीं भी लिखा तो 0.8 अगर आप लिखेंगे तो देखिए पहले आया था 0.6 और 1, इन दोनों का एवरेज जो आया वो क्या आया 0.8। तो ये हम सेकंड जो मेथड है उससे भी मांग की चापलोच निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है मांग की चापलोच ज्ञात करने का, उसको भी हम देखते हैं, जो कि सामान्य रूप से ज्यादा यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं तृतीय विधि। इसको देखेंगे तो इसमें लिखते हैं P1 प्लस P2 अपॉन X1 Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 माइनस P2। ये आप थोड़ा याद रखेंगे। क्या करेंगे, देखिए हमारा तो था P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो देखिए P की जगह आप लिखेंगे P1 P2, Q की जगह लिखेंगे Q1 प्लस Q2। अब आपको क्या करना है, इस Q1 Q2 को यहां रखकर माइनस करना है, P1 P2 को यहां रखकर क्या करना है, माइनस करना है। तो अब हम देखिए यहाँ कीमतें हम जो हमको दे रखी है उसी सवाल को हम करते हैं। तो हमने इसको ले लिया P1, इसको P2, इसको Q1, इसको Q2। तो P1 प्लस P2 तो 10 प्लस 8 100 प्लस 120, 100 माइनस 120 अपॉन 10 माइनस 8, ये हमने वैल्यू रख दी मांग की तृतीय मेथड जो है उसमें। तो ये आएगा 18 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मांग की लोच आएगी माइनस का 0.81। और ये मेथड चापलोच निकालने का सबसे बेटर मेथड माना जाता है, क्योंकि ये एवरेज बीचों बीच में मांग की लोच क्या है इसको ये मेथड बताता है। तो ये मांग की हमने इसमें देखा कि मांग की चापलोच किस प्रकार से निकाली जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको हल कर सकते हैं। इसके बाद मांग की लोच निकालने का एक और मेथड जो है वो है मांग की बिंदु लोच। ये देखिए अगर मान लीजिए कीमत में बहुत कम परिवर्तन हो तो हमको बिंदु लोच निकालनी है, और बहुत सरल है ये बिंदु लोच। ये हमको फोर्थ मेथड है मांग की लोच का निकालने का। तो बिंदु में लोच कब यूज करनी है, जब कीमत में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हो। जैसे 50 रुपए की वस्तु है 50 रुपए 50 पैसे की होगी, या 10 रुपए की वस्तु है उसमें 2 पैसा बढ़ गया या 10 पैसा बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तो हम किसी बिंदु विशेष पर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं बिंदु लोच। तो मांग की बिंदु लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, बिंदु का निचला भाग बटे बिंदु का ऊपरी भाग। किसी भी बिंदु पर आपको मांग की लोच निकालनी है तो आपको ये देखना है निचला भाग बटे ऊपरी भाग, और उससे मांग की लोच निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, ये मान लीजिए मांग वक्र है डी। अब ये इसको मैंने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया।
ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये डी बिंदु और ये ई बिंदु, इसको दे दी। ये मांग वक्र है डी टी। ओके, या मात्रा या कीमत ली है। ओके, अब देखिए ए बिंदु पर मांग की इलास्टिसिटी ऑन ए पॉइंट। अब देखिए मान लीजिए ये सब 1-1 सेंटीमीटर के हैं, कुछ भी मान लीजिए 10-10 सेंटीमीटर के हैं, 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो देखिए बिंदु का निचला भाग ए के नीचे कुछ भी नहीं है और ऊपरी भाग, निचला भाग ऊपरी भाग ए ई, तो 0/4 दैट इज 0। तो यहां मांग की लोच क्या आ जाएगी 0। मांग की लोच मेरे को बी बिंदु पे निकालनी है, तो निचला भाग है बी ए और ऊपर का भाग है बी ई। तो 1, ये 1 पार्ट है, ये 1, 2 और 3 पार्ट है। तो आएगा 0.33 लेस देन 1। तो यहां मांग की लोच आ जाएगी लेस देन 1। मांग की लोच सी बिंदु पर निकालनी है, तो निचला भाग सी है, देखिए निचला भाग सी है, ऊपरी भाग सी ई, नीचे भी 2 भाग है, ऊपर भी 2 भाग है, तो मांग की लोच 1। तो यहां मांग की लोच हो गई 1। इसी प्रकार से अगर मांग की लोच मुझे डी बिंदु पर निकालनी है, तो निचला भाग डी ए और ऊपरी भाग ई डी, डी ई लिख सकते हैं। तो निचला भाग 3, ऊपरी भाग 1, 3 ग्रेटर देन 1। तो यहां मांग की लोच ग्रेटर देन 1 होगी, यहां मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, यहां मांग की लोच लेस देन 1 होगी, यहां मांग की लोच 0 होगी। ओके, तो यहां मांग की लोच है ई ग्रेटर देन 1। और लास्ट ई बिंदु पर निकालने हैं, तो निचला भाग ई ए, और इसको कंफ्यूज ना हो तो स्मॉल डी से बता सकते हैं मांग कर्व। और ऊपरी भाग है ही नहीं 0, तो आएगा इन्फिनिटी। तो आएगा मांग की लोच इन्फिनिटी। कोई भी संख्या में 0 का भाग देंगे, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, निचला भाग 4, ऊपरी भाग 0, इन्फिनिटी। तो मांग की लोच आई इन्फिनिटी, अनंत लोचदार। तो ये आया ई बराबर इन्फिनिटी। तो ये देखिए किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकाली जा सकती है। तो हमको क्या करना है, बिंदु का निचला भाग डिवाइडेड बाय बिंदु का ऊपरी भाग, लोअर पोर्शन ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द पॉइंट, देन वी कैन कैलकुलेट द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ ए कमोडिटी। अब देखिए अगर कोई चित्र आता है, कोई अगर आपको कर्व आता है, तो उस कर्व पर आप बिंदु लोच किस प्रकार से निकालेंगे। ये एक बहुत सिंपल सी मेथड मैंने आपको बताया कि बिंदु लोच कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये कर्व आया, डिमांड कर्व डी डी, और आपसे पूछा पी बिंदु पर मांग की लोच निकालो, तो हम इस पे क्या करेंगे, पी बिंदु पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब यहां देखेंगे कि बिंदु का निचला भाग है मान लो पी ए और ऊपरी भाग है पी बी। तो मांग की लोच ऑन पी बराबर पी ए अपॉन पी बी। चूंकि निचला भाग ज्यादा है ऊपरी भाग से, तो मांग की लोच क्या होगी, ग्रेटर देन 1। किसी भी बिंदु पर आप मांग की लोच निकालेंगे तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा का निचले भाग में ऊपरी भाग का भाग देंगे। यहां देखिए ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो 1 से ज्यादा आएगा, तो मांग की लोच निकल जाएगी। अगर आपको सीधा सीधा किसी रेखा पर पूछा जाता है, मान लीजिए ये रेखा है और इस रेखा पर आपको मांग की लोच यहां पूछी गई है, तो आप देखेंगे ये मान लो पी बिंदु पर पूछी गई है, आपने ए और बी लिखा, तो मांग की लोच पी बिंदु पर पी बी डिवाइडेड बाय पी ए। तो यहां क्या हो जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो मांग की लोच क्या होगी, ग्रेटर देन 1। अगर यही आपके पास और कोई बिंदु है जो थोड़ा नीचे है, तो मांग की लोच निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये कर्व है, इस कर्व के इस बिंदु पर पूछा गया आपसे मांग की लोच, और आपने एक टेंजेंट खींची और टेंजेंट लगभग बराबर है पी ए और पी बी। मांग की लोच ऑन पी बराबर पी ए अपॉन पी बी। मान लो दोनों बराबर है 2/2, तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई के बराबर। या अगर आपने यहां लेना हो तो ये नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज्यादा है, तो लेस देन 1। इस प्रकार से मांग की बिंदु लोच निकाल सकते हैं। मांग की बिंदु लोच निकालने के लिए बिंदु के निचले भाग में बिंदु के ऊपरी भाग का भाग देंगे, तो आप बिंदु लोच निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है
जिससे कि मांग की लोच निकाली जा सकती है, वो मेथड है अवकलन की विधि, इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं, फिफ्थ मेथड लिख देते हैं, अवकलन की विधि। अवकलन की विधि से मांग की लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, P अपॉन Q dQ अपॉन dP। अब dQ अपॉन dP मान लो क्या है, मान लो कीमत हमको दे रखी है 10 रुपीज और Q बराबर दे रखा है 100 माइनस 2P। तो हमने इसका निकालना है, तो देखिए मांग की लोच निकालनी है, तो हमने लिखा Q बराबर 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, तो Q बराबर हो गया 100 माइनस 20, तो ये हो गया 80। ओके, अच्छा Q बराबर देगा 100 माइनस 2P, इसका डिफरेंशिएशन dQ बाई dP, P के सापेक्ष अवकलन किया तो आया -2। ये अवकलन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अवकलन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हमको यह मान की लोच निकालनी, तो P का मान 10, Q का मान 80 और ये आया -2, तो आएगा -1/4 माइनस का 0.25, ये मान की लोच आई। इस प्रकार से अवकलन की विधि से भी मान की लोच निकाली जा सकती है। तो ये हमारे पास कुल 5 मेथड हुए जिससे मान की लोच निकाल सकते हैं। थैंक यू।